हाय, मैं हूँ अमृता। आज मैं बात कर रही हूँ द क्लाउड एटलास इस मूवी के बारे में। ये मूवी देखने के लिए तो काफी कॉम्प्लेक्स लगती है क्योंकि इसमें अलग अलग समय काल में घटे 6 अलग अलग लोगों की कहानियां इसमें जुड़ी हुई है। पहले कहानी की शुरुआत होती है 1849 में, जहाँ पे हम एडम इविंग को देखते हैं जो एक लॉयर होता है और अपने ससुर हैंसेल के साथ उनके बिजनेस में काम संभालता था। हैंसेल का काम ये था कि कम पैसों में वो इंसानों को खरीदता था और उन्हें गुलाम बनाकर अमीरों को बेचा करता था, उनका कॉन्ट्रैक्ट बनाया करता था। इसी सिलसिले में एडम को अपने घर से दूर पैसिफिक आइलैंड जाना पड़ता है, जहाँ पे वो स्लेव ट्रेडर हॉरॉक से मिलकर गुलामों के खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। एक दिन ऐसे ही एडम खेतों से जा रहा था, तब उसे वहाँ पे जोरों जोरों से चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज की दिशा में जाता है और वहाँ पे वो देखता है काफी सारे गुलाम बहुत ही बुरे कंडीशन में थे और इसमें से एक आदमी को तो भरे इस धूप में बहुत ही बुरी तरीके से मारा जा रहा था। दोनों की भी नजर मिलती है। एडम को काफी बुरा लगने लगता है और अचानक से एडम गर्मी की वजह से बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे डॉक्टर हेनरी आते हैं उसका इलाज करने के लिए। वो एडम को जब चेक कर रहे थे तब हम देखते हैं कि एडम के शरीर पर एक बर्थ मार्क है जो शूटिंग स्टार जैसा है। जब एडम को होश आता है तब डॉक्टर हेनरी उसे कहते हैं कि उसका शरीर पोलिनेशियम वर्म के चपेट में आया है, जिसके इलाज के लिए डॉक्टर हेनरी हमेशा उसके साथ रहेंगे। एडम भी मान जाता है। अब उसकी हालत खराब होने के कारण वो वापस जाने का फैसला करता है और डॉक्टर भी उसके साथ चलते हैं और वो पानी के जहाज से जाने लगता है। और रास्ते में वो एक जर्नल लिख रहा था जिसमें वो सारी हकीकत लिखता है कि कैसे वो यहाँ पे आया और एक इंसान को ऐसा मारते हुए देख जिंदगी के लिए उसका नजरिया बदल गया। उसे लोगों की ऐसी कंडीशन देख काफी बुरा लग रहा था। तभी शिप में उसे कुछ चीखने की आवाजें सुनाई देती है। जब वो बाहर जाके देखता है तब कुछ अमीर लोग थे और वो देखता है कि ये वही स्लेव है जिसे मारा जा रहा था और जबरदस्ती उसे जहाज का पर्दा डालने के लिए कह रहे थे और उसके ऊपर जानबूझ के गोलियां भी चला रहे थे ताकि इन व्यापारियों का मनोरंजन हो। ये देखते हुए एडम काफी गुस्सा होता है और उनको खरी खोटी सुनाता है, लेकिन उसके कारण स्लेव और एडम उन दोनों को भी एक रूम में बंद कर दिया जाता है। वो गुलामों से बताता है कि उसका नाम अटुआ है और वो आइलैंड से इसीलिए भागा था क्योंकि वो ऐसी जिल्लत की जिंदगी नहीं जी सकता। वो एडम की मदद मांगता है और एडम उसे अपना काम करने के लिए देता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, दोनों की भी काफी गहरी दोस्ती होती है और इनकी ये दोस्ती लोगों के नजर में चुभती थी क्योंकि एक स्लेव था तो दूसरा अमीर इंसान। कुछ दिन बीत जाते हैं, हम देखते हैं डॉक्टर हेनरी एडम को वही दवाई दे जा रहे हैं, लेकिन उसकी हालत ठीक होने की बजाय खराब ही होती जा रही है। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर हेनरी बहुत ही लालची इंसान है जिसकी नजर एडम के पैसों पर थी और वो एडम को दवाई के बजाय रोज जहर दिया करता था। एक दिन जब डॉक्टर हेनरी एडम को मारने वाला होता है तभी वहाँ पे अटुआ आ जाता है और डॉक्टर को मार देता है। एडम की हालत काफी खराब होती है लेकिन वो कैसे तैसे उसे बचा लेता है। इसके बाद अटुआ एडम का बहुत ही ज्यादा ख्याल रखता है, एडम की एक अच्छे दोस्त की तरह देखभाल करता है, उसके बुरे समय में उसके काम आता है। ये देखते हुए एडम की भी सोच उसके प्रति बदल जाती है। अब कुछ महीनों के बाद वे लोग एडम के घर सैन फ्रांसिस्को में पहुंच जाते हैं और वो अपने ससुर को कहता है कि आगे वो स्लेवरी के कॉन्ट्रैक्ट का काम नहीं करेगा और वो कॉन्ट्रैक्ट जला देता है। आगे वो अपनी पत्नी के साथ मिलकर गुलामों को आजाद करने का काम करेगा। ऐसे अपने जब ससुर को बताता है तब वो उसे कहते हैं कि इस सोसाइटी में तुम ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाओगे क्योंकि यहाँ पे सारे अमीर लोग गुलामों को खरीदते और बेचते हैं। तो ये एडम उसे कहता है बूंद बूंद से ही समुद्र बनता है और हम ये काम अभी शुरू करेंगे ताकि हमारे समाज में बदलाव आए। और वो अपनी पत्नी के साथ वहाँ से निकलता है और एडम ये सारी बातें अपने जर्नल में लिखा करता था। आगे चलकर ये जर्नल किताब का रूप लेती है क्योंकि उस समय स्लेवरी और उसके खिलाफ चलने वाले आंदोलन काफी थे, इसीलिए एक पब्लिशर एडम के इस अनुभव को एक किताब के प्रति में छपवा देता है। दूसरी कहानी की शुरुआत 1936 में कैम्ब्रिज में होती है, जहाँ पे हम रॉबर्ट फ्रोबिशर को उसके पार्टनर रूफस के साथ देखते हैं। वही हम रॉबर्ट के शरीर पर वैसा ही बर्थ मार्क देखते हैं जैसे एडम के शरीर पर था। रॉबर्ट एक म्यूजिक कंपोजर होता है और उसे बहुत ही बड़ा फेमस कंपोजर बनना था, इसलिए एक दिन वो अपने पार्टनर को छोड़ के ब्रिटेन में आ जाता है अपने सपने पूरे करने के लिए। आगे चल के रॉबर्ट वैन आयर्स नाम के बुजुर्ग म्यूजिक कंपोजर के यहाँ पे एज असिस्टेंट काम करने लगता है। वो अपने पार्टनर रूफस को अक्सर खत लिखा करता था। इसी बीच में वैन की पत्नी रॉबर्ट को ललचाने लगती है। रॉबर्ट इस बात से इनकार करता है, लेकिन उसने रूफस को लिखे हुए खत मिल जाते हैं और उसे पता चलता है कि रॉबर्ट होमोसेक्सुअल है और इस बात से वो उसे धमकाने लगती है, जिसके कारण रॉबर्ट को उसके साथ अफेयर करना पड़ता है। एक दिन रूफस के हाथ में एडम ने लिखी हुई किताब लगती है और वो किताब पढ़ के उसे काफी अलग लगने लगता है, मानो वो उसी के जीवन की कहानी पढ़ रहा है और अपना म्यूजिक कंपोज करने के लिए उसे प्रेरणा मिलती है।
रात में वो खुद का म्यूजिक कंपोज करने लगता है। रूफस को वो खत में एक दिन एडम द्वारा लिखी हुई किताब के बारे में बताता है और कहता है इस कहानी के लेखक के साथ उसका एक अजीब सा कनेक्शन बन गया है। ये किताब इतनी उसके दिल को छू जाती है और इसी द्वारा वो अपना म्यूजिक कंप्लीट करने लगता है, लेकिन वो किताब आधी अधूरी होने के कारण वो अपने म्यूजिक को कंप्लीट नहीं कर पाता। अपने कंपोज किए हुए म्यूजिक को द क्लाउड एटलास सेक्सलेट ये नाम देता है। जब एक रात वो अपने बेसमेंट में काम कर रहा था तभी वहाँ पे विवियन आ जाता है और उसे बताता है कुछ दिनों से उसके सपने में उसे एक अजीब सा म्यूजिक सुनाई दे रहा है। तो रॉबर्ट उसे कहता है कि शायद वो म्यूजिक मैं ही बजाता हूँ, इसीलिए आपको सुनाई देता होगा। और रॉबर्ट अपनी बनाई हुई म्यूजिक उसे सुनाता है। ये म्यूजिक दिल को छू जाने वाली होती है। रॉबर्ट को कहता है कि इसका पूरा क्रेडिट मुझे चाहिए क्योंकि तुम मेरे यहाँ पे नौकर के तौर पे काम कर रहे हो। जिस किताब से तुम्हें प्रेरणा मिलती है वो भी मेरी है। इस बात से रॉबर्ट को गुस्सा आता है और वो साफ साफ मना कर देता है। इस पर विवियन उसे धमकी देता है कि यदि उसने उसके बात नहीं मानी तो वो सबको रॉबर्ट होमोसेक्सुअल है ये बात बता देगा। उसके बाद रॉबर्ट को कोई भी काम नहीं देगा और उसकी काफी बदनामी होगी। अब ये सुनकर रॉबर्ट को काफी गुस्सा आता है और वो विवियन को वहीं पे शूट कर देता है और वहाँ से भागकर होटल में जाकर छुपता है। और उन्हीं कुछ दिनों में वो द क्लाउड एटलास ये म्यूजिक कंपोज करके पूरा कर देता है। उसे पता था उसके पास ज्यादा दिन नहीं है, इसीलिए वो आखिरी खत रूफस को लिखता है जिसमें वो उसे सारी चीजें बताता है और कहता है कि शायद ये उसकी जिंदगी के आखिरी कुछ पल है और वो उसने कंपोज की हुई द क्लाउड एटलास सेक्सलेट उसे भेजता है। रूफस को ये सब कुछ सुन के काफी बुरा लगता है। वो उसी होटल के एड्रेस पर जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है तब देर हो चुकी थी क्योंकि रॉबर्ट ने कुछ ही मिनटों पहले खुद को गोली मार दी थी, जिससे रूफस बहुत ही ज्यादा टूट जाता है। लेकिन रॉबर्ट की आखिरी निशानी इसीलिए उसने कंप्लीट किया हुआ द क्लाउड एटलास इसे वो एल्बम के रूप में पब्लिश करता है, जो कि कुछ दिनों के बाद काफी फेमस होता है। तीसरी कहानी शुरू होती है 1973 सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ पे हम अब बुजुर्ग हुए रूफस को देखते हैं। वो एक फेमस साइंटिस्ट बन चुका था। एक दिन रूफस की मुलाकात लुइसा रे से होती है, जो कि जर्नलिस्ट थी। दोनों भी एलिवेटर से जा ही रहे थे, लेकिन एलिवेटर खराब होने के कारण काफी देर तक दोनों भी अटक जाते हैं उसमें। रूफस और लुइसा दोनों भी एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। इसी दौरान रूफस नोटिस करता है कि लुइसा के शरीर पर भी वैसा ही बर्थ मार्क है जैसे उसने रॉबर्ट के शरीर पर देखा था। अब एलिवेटर ठीक होने के बाद लुइसा रूफस को अपना कार्ड देती है और कहती है कि अगर उसे कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो फोन कर सकता है। सैन फ्रांसिस्को में एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर बनने वाला था, पर अगर यह न्यूक्लियर प्लांट तैयार हो जाता तो ऑयल कंपनीज को उसमें काफी ज्यादा नुकसान होता। इसलिए न्यूक्लियर प्लांट के डिजाइन में काफी गड़बड़ी करवा दी जाती है और इसी बारे में रूफस को पता चल जाता है और उसके पास इसका पूरा सबूत होता है जिससे वो दुनिया के सामने लाना चाहता था। इसीलिए वो एक दिन लुइसा को फोन कर उसे मिलने बुलाता है। अब इससे पहले कि लुइसा रूफस के पास पहुंचती, एक अज्ञात व्यक्ति रूफस को मार देता है और गन रूफस के हाथ में रख के चला जाता है, जिससे ये सुसाइड लगे। उसके बाद वो किलर न्यूक्लियर रिएक्टर से जुड़े हुए सारे सबूत वहाँ से ले जाता है। लुइसा जब रूफस के कमरे में पहुंचती है तो रूफस की वहाँ पे लाश थी। तब उससे रॉबर्ट के वही पुराने लेटर्स मिलते हैं जिसे वो अपने साथ ले जाती है। रात में ये सारे खत वो पढ़ती है और उसे द क्लाउड एटलास सेक्सलेट के बारे में भी पता चलता है और वो एक म्यूजिक स्टोर में जाकर उस एल्बम के बारे में पूछती है और जब वो उसे सुनने लगती है तब उस म्यूजिक उस संगीत के साथ उसका एक अजीब सा कनेक्शन महसूस होता है। लुइसा कुछ दिनों के बाद स्टोरी कवर करने के लिए न्यूक्लियर प्लांट पहुंचती है, जहाँ उसकी मुलाकात साइंटिस्ट आइजैक से होती है जो रूफस के साथ काम किया करता था। वो लुइसा को उसी रिपोर्ट की कॉपी दे देता है जो रूफस उसे देने वाला था, पर इस बात की भनक उसके कॉम्पिटिटर को लगती है और वो साइंटिस्ट आइजैक का प्लेन क्रैश करवा देता है और लुइसा के कार का भी एक्सीडेंट करवाता है, जिसमें लुइसा तो बच जाती है लेकिन एक्सीडेंट में रिपोर्ट डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब लुइसा न्यूक्लियर प्लांट के सिक्योरिटी चीफ जोई नेपियर से मिलती है। वो उसके पिता के दोस्त होते हैं और वो उसे उस न्यूक्लियर प्लांट की सच्चाई बताते हैं। दरअसल बाकी सारे ऑयल कंपनीज को ये प्लांट बंद करवाना है क्योंकि उन्हें अपने ऑयल कंपनीज का बेनिफिट करवाना है और इन सब के पीछे लॉयड हुक नाम का आदमी है जिसका खुद का न्यूक्लियर प्लांट है। इसीलिए उसका कॉम्पिटिटर इस प्लांट को बंद करवाने की साजिश कर रहा था। अब इन दोनों की भी जान काफी दिनों तक खतरे में रहती है। उसके बाद लुइसा रूफस के नीस को कांटेक्ट करती है और उससे इन रिपोर्ट्स की एक दूसरी कॉपी रहती है वो ले लेती है और लुइसा फाइनली इन रिपोर्ट्स को पेपर में छपवाती है। लुइसा का एक पड़ोसी होता है जो उसकी बहादुरी, उसका जीवन इनसे काफी
ही इंस्पायर होता है और लुइसा के लाइफ पर एक मैन्युस्क्रिप्ट लिखता है जो आगे चलकर एक बुक बनती है। चौथी कहानी की शुरुआत 2012 में लंदन में होती है, जहाँ पे हम तिमोथी कैवेंडिश नाम के बुजुर्ग व्यक्ति को देखते हैं जिसकी एक छोटी सी पब्लिशिंग की कंपनी होती है। तिमोथी एक रात पार्टी में होता है जहाँ पे डरमॉट हॉगिंस नाम का एक राइटर आया होता है। डरमॉट काफी गुस्सैल आदमी रहता है। एक क्रिटिक ने उसके बारे में काफी भला बुरा कहा था, इसीलिए उस पार्टी में वो उस क्रिटिक को सीधा बिल्डिंग से नीचे फेंक देता है। इसी कारण से डरमॉट की किताब जो अभी तक बिक नहीं रही थी वो अचानक से बिकने लगती है, जिससे तिमोथी जो कि उसका पब्लिशर होता है उसका भी काफी फायदा होता है। लेकिन मुश्किल तो तब होती है जब डरमॉट हॉगिंस का भाई तिमोथी के पास पहुंचता है और उसे 50,000 पाउंड देने के लिए कहता है, लेकिन तिमोथी सारे पैसे पहले ही खर्च कर चुका था। इसलिए तिमोथी अपने भाई से मदद मांगने जाता है। उसका भाई पैसों की तो मदद नहीं करता, लेकिन उसे छुपने के लिए एक जगह देता है जहाँ पर वो डरमॉट के भाई से छुप के रह सकता है। ये जगह थी अरोरा हाउस। तिमोथी जब ट्रेन से अरोरा हाउस जा रहा होता है तो हम उसे एक किताब पढ़ते हुए देखते हैं जिसका नाम होता है हाफ लाइफ्स और लुइसा रेज मिस्ट्री। ये वही किताब होती है जो लुइसा के लाइफ पर उसके पड़ोसी ने लिखी थी। अब यहाँ पे इससे पहले तिमोथी अरोरा हाउस पहुंचे वो अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के घर जाता है और उसके साथ बिताए हुए दिन वो याद करने लगता है, जहाँ पर हम उसके शरीर पे भी वैसा ही बर्थ मार्क देखते हैं जैसा लुइसा के शरीर पर था। अब तिमोथी रात में अरोरा हाउस पहुंच जाता है ये समझ कर कि ये एक होटल है, लेकिन जब सुबह उसकी आँख खुलती है तो उसे पता चलता है कि ये दरअसल एक बुजुर्ग लोगों का नर्सिंग होम है, जहाँ अगर कोई एक बार जाता है तो वापस नहीं आ सकता। दरअसल तिमोथी के भाई ने उसे जानबूझकर यहाँ भेजा था क्योंकि उसे पता चल गया था कि तिमोथी ने उसके पत्नी के साथ रिश्ता बनाया था और वो तिमोथी से बदला लेना चाहता था, इसीलिए उसे बुजुर्गों के नर्सिंग हाउस भेज दिया था। अब यहाँ तिमोथी पहले कुछ दिन तो परेशान होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद वहाँ बने दोस्तों के साथ वहाँ से भागने का प्लान बनाता है जिसमें वह सफल भी हो जाता है। और अरोरा हाउस से निकलने के बाद तिमोथी पहली गर्लफ्रेंड से मिलता है, जहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड भी अकेली ही थी और दोनों भी एक साथ मिलके खुश होते हैं। जिसके बाद तिमोथी अपने सारे स्ट्रगल को एक किताब का रूप देता है जो बेस्ट सेलिंग किताब बनती है और आगे चलकर इस किताब पर एक फिल्म भी बनती है। पांचवी कहानी शुरू होती है सन 2144 में न्यू सियोल शहर में। इंसान ने काफी तरक्की की होती है और यहाँ इंसानों के ही क्लोन बनाए गए थे और ये कहानी है स्नोमी 451 की, जो कि क्लोन रहती है। यहाँ पे क्लोन को स्लेव्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। रेस्टोरेंट में काम करने के लिए बनाई गई थी। कस्टमर्स चाहे जितना बुरा व्यवहार कर सकते हैं इन क्लोन्स के साथ, लेकिन वो उल्टा जवाब नहीं दे सकती थी। सभी क्लोन्स बाहर की दुनिया से बिल्कुल अनजान होते हैं, लेकिन इन सब में से किसी एक जो काफी अच्छा काम करता है उसे एक बड़ा सा अवार्ड दिया जाता था, यानी उसकी आजादी दी जाती थी। एक रात योना नाम की क्लोन स्नोमी को उसके स्लीप बॉक्स से बाहर निकालकर उसे एक फिल्म दिखाती है। ये फिल्म और कोई नहीं बल्कि तिमोथी के जीवन पर बनी फिल्म होती है, जिससे स्नोमी बहुत ही ज्यादा इंस्पायर होती है, जिससे क्लोमी को लगता है कि उसे बस क्लोन बन के नहीं रहना है, उसे कुछ और भी पाना है जीवन में। अब यहाँ पे अगले दिन कस्टमर योना के साथ बुरा बर्ताव करता है, तब योना उसे एक पंच मारती है, इसलिए रेस्टोरेंट का ओनर योना को वही मार देता है, जिसे देख स्नोमी को बहुत ही बड़ा शॉक लगता है और तब से ही उसे इन सारी चीजों से बगावत करनी थी। एक रात स्नोमी का स्लीपिंग बॉक्स अचानक से खुल जाता है। उसकी मदद करने के लिए हाई जू नाम का एक लड़का आया होता है जो कि रिबेलियन यूनियन का हिस्सा होता है। इस ग्रुप का मानना था कि इंसान और क्लोन्स में कोई भी अंतर नहीं होना चाहिए और क्लोन्स का इस्तेमाल करना गलत है। अब यहाँ पे हाईजू स्नोमी को पहली बार रेस्टोरेंट से निकलकर बाहर की दुनिया दिखाता है और वो स्नोमी के स्लेवरी का एक कॉलर रहता है वो भी खोल देता है, जहाँ पर हम उसके शरीर पर भी वैसा ही बर्थ मार्क देखते हैं जैसे कि तिमोथी के शरीर पर था। आगे दोनों भी होटल में जाते हैं। आगे हाईजू उसे द गास्ली ऑर्डियल ऑफ तिमोथी कैवेंडिश नाम की पूरी फिल्म दिखाता है जो कि तिमोथी के लाइफ पर बेस्ड होती है। ये फिल्म पहले भी स्नोमी ने देखी थी लेकिन पूरी देख नहीं पाई, काफी सारी चीजें सीख पाती है। इसी दरम्यान वो रिले नाम का एक स्पेस स्टेशन भी देखती है जो हमें अगले कहानी में दिखेगा। लेकिन कुछ समय के बाद लोग इनके ऊपर हमला करते हैं जिसमें ज़ेंग स्नोमी को बचाते हुए ऊंचाई से गिर जाता है। जब वो लोग स्नोमी को कैद किए होते हैं तो ज़ेंग वहाँ आकर उसे बचा लेता है। इसके बाद वो स्नोमी को अपने ग्रुप लीडर से मिलवाता है जो स्नोमी को अपने ग्रुप में शामिल होने के लिए कहता है, लेकिन वो पहले तो मना कर देती है। तो हाईजू उसे बताता है कि तुम्हारा जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है जो होटल वाले तुम्हें फ्रीडम देते हैं अपनी लाइफ जीने के लिए, वो दरअसल फ्रीडम नहीं है लेकिन क्लोन्स को लेके जाके उन्हें मार देते हैं और वो उसे सारी चीजें दिखाता है। ये सुनकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है, काफी गुस्सा आता है,
अब ये जानने के बाद स्नोमी क्लोन्स के लिए अपनी आवाज उठाती है और एक ब्रॉडकास्ट करती है जिसमें कैसे रिवॉर्ड के नाम पर क्लोन्स को मार दिया जाता है ये सच्चाई बता देती है। लेकिन उसका ब्रॉडकास्ट खत्म होने से पहले ही उन पर एनफोर्समेंट अटैक होता है और वो लोग स्नोमी को गिरफ्तार करते हैं और उसे भी मार दिया जाता है। आखिरी कहानी शुरू होती है लगभग 2311 में, जहाँ पे पोस्ट अपोकलिप्स का एनवायरनमेंट है और वहीं पे हम जैकरी को देखते हैं। जैकरी और उसके लोग एक आइलैंड पे रहा करते थे। जैकरी बहुत ही डरपोक इंसान था, यहाँ तक कि जब दूसरे कबीले के लोग उसके जीजा और भांजी पर हमला करते हैं तो जैकरी उनकी मदद करने की बजाय छुप जाता है और उन्हें मरता हुआ देखते रहता है। यहाँ पे हम देखते हैं जैकरी के कबीले के लोग स्नोमी को पूछते हैं और उसके द्वारा ब्रॉडकास्ट किए गए मैसेजेस को भगवान के द्वारा दिए गए मैसेजेस को मानते हैं। एक दिन उसके कबीले पर प्रेसिडेंट आती है, यानी भविष्य की बातें बताने वाली, जिसका नाम मेरन होता है। ये होते तो इंसान है लेकिन इनके पास एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करने का नॉलेज होता है। असल में पृथ्वी के बढ़ते हुए रेडिएशन की वजह से प्रेसिडेंट के लोग मारे जा रहे थे और मेरन यहाँ पे इसीलिए आई थी क्योंकि पास के ही मौजूद पहाड़ी पर एक रिले स्टेशन था जहाँ से स्पेस में रहने वाले इंसानों को मैसेज भेजा जा सकता था और इसी की मदद से सारे अमीर लोग अब स्पेस में जाके रह रहे हैं और जो भी बच्चे कुछ गरीब इंसान है वो धरती पर ही रह रहे थे। तो इस स्टेशन में जाने के लिए मेरन को जैकरी की मदद चाहिए होती है। पहले तो वो साफ मना करता है लेकिन जैकरी की भतीजी बहुत ही बीमार होती है। तब मेरन उसे बताती है कि वो उसे ठीक कर सकती है लेकिन उसके बदले में उसे उसकी मदद चाहिए। अब भांजी के खातिर वो मान जाता है। इसके बाद जैकरी मेरन को उस पहाड़ी पर लेके जाता है। यही स्टेशन हमने स्नोमी की कहानी में भी देखा था और वहाँ जाने के बाद मेरन द्वारा उसे पता चलता है कि स्नोमी कोई भगवान नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई एक क्लोन थी। अब यहाँ पे मेरन स्पेस में बसे इंसानों को मैसेज भेजती है। वापस आने पर उन्हें पता चलता है कि कबीले पे दूसरे कबीले का हमला हुआ है। सारे लोग मारे जा चुके थे, केवल जैकरी की भांजी ही जिंदा बची थी क्योंकि वो चुपचाप थी। कोना कबीले के लोग जैकरी पर भी हमला करते हैं लेकिन मेरन सही समय पर आकर उसे बचा लेती है और इस लड़ाई में कोना कबीले का जो सरदार रहता है उसे जैकरी मार देता है। अंत में मेरन, जैकरी और उसकी भतीजी स्पेस में बसे इंसानों द्वारा बचाए जाते हैं और वे लोग भी स्पेस कॉलोनी में जाकर रहने लगते हैं। अब साल आता है 2311, यानी पहले कहानी से 500 साल बाद। काफी समय के बाद जैकरी जब बुजुर्ग हो गया था तब वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये सारी कहानी बता रहा होता है कि वो अपनी पत्नी यानी मेरन से कैसे मिला और तभी हम देखते हैं कि उसके सर पे भी वैसा ही निशान होता है। और दोस्तों यहीं पर इन 6 लोगों की कहानी खत्म हो जाती है।